हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 6 मार्क्स क्वेश्चंस। इसके पहले भी मैंने 1, 2, 3 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की रिवीजन वीडियो बना रखी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब पे सर्च करिए मैथ्स कॉम्पिटेंस यूके, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। यहाँ पे 2 इक्वेशंस दे रखी हैं और इन्हें हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान से 2/x यानी जो वेरिएबल है, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, इसे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा इक्वेशन को। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कहाँ है, हर में यानी डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे भी देखिए y कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। तो इस तरह की जब भी आपको चर डिनोमिनेटर में दिखाई दे तो ध्यान रखना आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसे हमें कंसिडर करना पड़ेगा कोई और वेरिएबल। इस तरीके से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे माना 1/x को आप कोई और वेरिएबल ले लेंगे। जैसे 1/x को कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, p ले सकते हैं स्मॉल, मैं इस कैपिटल A ले लेता हूँ। और देखो 1/y भी डिनोमिनेटर में है, इसे मैं ले लेता हूँ क्या बच्चों, कैपिटल B ले लेता हूँ। कुछ भी आप स्मॉल p स्मॉल q कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। और देखिए अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो बच्चों ये 2/x है और हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 1/x। क्यों, 2 × 1 कितना हो गया बच्चों, 2, और 1/x की जगह हमने ले लिया है वेरिएबल क्या, a। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो बच्चों 2 और 1/x है ये, इसे हम क्या रीड करेंगे 1/x। तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 2a प्लस इसे हम क्या लिख देंगे बच्चों 3, और 1/y है, इसे क्या रीड करेंगे 1/y, जैसे मैंने दिखाया आपको यहाँ पे। तो 1/y को क्या लिखेंगे आप b इक्वल टू 13। ये इक्वेशन आ गई नंबर 3। 1 और 2 तो ये इक्वेशन गिवन थी, यहाँ पे आ गई इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से हम जो सेकंड इक्वेशन है इसे भी हम वेरिएबल a की फॉर्म में लिख देंगे 5a और -4 और 1/y को लिख देंगे b इक्वल टू -2। ये आ गई हमारे पास 2 न्यू इक्वेशंस आ गई। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी एक वेरिएबल को हमने क्या करना है, एलिमिनेट यानी विलोपन करना है। देखिए यहाँ पे अगर a को विलोपन करते हैं तो 2 और 5 10, 2 × 5 कितना हो गया 10। यहाँ पे यानी कि दोनों को 10 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 चौके 12, इन दोनों को क्या बनाना पड़ेगा 12। और देखिए विलोपन में एक का साइन प्लस होता है, एक का साइन माइनस होना चाहिए, तभी आके कैंसिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, b वालों को क्या कर देते हैं, b का विलोप कर देते हैं। तो b का विलोप कब होगा, 3 चौके 12, इसे 12 बनाना है तो इस वाली समीकरण को हम क्या करेंगे 4 से गुना, और इसे कितना बनाना है 12, तो 4 3 12, इस वाली समीकरण को हम क्या करेंगे 3 से गुना। या तो यहीं पे लिख दीजिए या यहाँ पे लिख दीजिए, समीकरण 3 को 4 से गुना करने पर और समीकरण 4 को 3 से गुना करने पे। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो 4 से गुना करेंगे। देखो बच्चों जब गुना करेंगे 4 से तो a भी गुना होगा, और 4 की गुना जब हम इधर 3b वाला भी पद गुना होगा, और 4 की से जो है 13 वाला पद भी गुना होगा। पूरी इक्वेशन बायां पक्ष भी और दायां पक्ष दोनों ही गुना होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखिए 4 दूनी 8a, 4 तियां 12b, और 13 चौके हो गया बच्चों कितना 52। नेक्स्ट देखिए इस 3 वाले को भी गुना कर दीजिए, 3 से भी पूरी इक्वेशन गुना होंगे। देखिए 3 पंजे 15a और 3 चौके 12b, और 3 दूनी 6 और -6, -2 से गुना करना था। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 तरीके से आपके पास इक्वेशन सॉल्व होती हैं, या तो जोड़ने से या घटाने से। या तो इक्वेशन को जोड़ेंगे या इक्वेशंस को घटाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ साइन प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इनका विलोपन अपने आप ही हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये समीकरण जोड़ने से सॉल्व हो रही है, ठीक है ना। तो यानी घटाएंगे तो फिर चिन्ह बदलते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। 15 और 8 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 23a, और यहाँ पे 52 में से 6 घटा देंगे क्योंकि ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, तो दोनों आपस में घट जाएंगे। कितना आ जाएगा 46, और a का मान आ जाएगा 46/23। देखो 23 अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 23 का भाग सीधा सीधा 46 पे 2 बार जा रहा है। 23 दूनी 46, तो a की वैल्यू यहाँ पे आ गई कितनी 2। अब हमारे पास रह गई किसकी वैल्यू b की। तो देखो इनमें से समीकरण 3 या 4, इनमें से किसी में भी हम a की वैल्यू रख देते हैं। तो a का मान आप किसी में भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ मान समीकरण 3 में ही रख देता हूँ। चलो
3 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं आप, सेम वैल्यू आती है। तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर, देखिए 2 इंटू यहाँ पे रख रहा हूँ बच्चों, है ए की जगह कितना आ गया 2 प्लस 3b इक्वल टू 13, 2 की गुना 2 से करेंगे 4 प्लस 3b बराबर 13, और b की वैल्यू निकालनी है तो 13 माइनस, देखो 4 का हमने क्या कर दिया पक्षांतर, तो 13 माइनस 4 कितना हो गया बच्चों 9, और b की वैल्यू आ गई 9/3, तो 3 3 जा 9, तो b की वैल्यू आ गई 3। लेकिन हमें देखो बच्चों इक्वेशन तो ये सॉल्व करनी थी, ये तो हमने अपने इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया, तो इक्वेशन ये सॉल्व करनी है, इसका मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम जो a और b की वैल्यू फाइंड की है वो यहाँ जो हमने माना था1/x को हमने लिया था a, तो a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 1/x इक्वल टू 2, और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसका बच्चों व्युत्क्रम कर दे रहा हूँ, तो x/1 यानी x हो जाएगा, और 2/1 यानी कि 1/2, इसके अपॉन में 1 है बच्चों, है तो 1/2, x की वैल्यू 1/2 तथा y किसकी निकालनी है, y की भी निकालनी है, तो 1/y को हमने क्या माना था b, तो 1/y और b की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, तो इसे भी मैं देखो व्युत्क्रम कर रहा हूँ, 1/y का व्युत्क्रम y रेसिप्रोकल, और 3/1 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बच्चों 1/3। तो ये आपके पास आंसर आ गया, x की वैल्यू हो गई कितनी 1/2, लास्ट में लिख दीजिए, और y की वैल्यू 1/3। इस तरह से आपके पास और भी इक्वेशन है इस तरह से जो कन्वर्ट करने वाली, आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इससे पहले मैंने जो 6 मार्क्स की वीडियो थी वहाँ पे मैंने आपको माध्यक निकालना सिखाया था, आज हम इसका बहुलक निकालना सीखेंगे। तो बहुलक निकालने से पहले आप पहले समझिए कि बहुलक कहते किसे हैं, जो जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह जो पद है या प्रेक्षण जो है बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है टेबुलर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था, देखो माध्यक में भी मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ निकालनी है सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, वैल्यू नहीं रखनी, खाली याद करने के लिए कि कौन कौन सी हमारे पास टर्म्स हैं। फॉर्मूलों को बिल्कुल याद कर लीजिए बच्चों, क्योंकि अब लास्ट आपका एग्जाम आने ही वाला है। तो बहुलक निकालने का, जो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने का फॉर्मूला है वो होता है f1 माइनस f0 अपॉन 2f1, l तो है ही प्लस है ना, माइनस f0 माइनस f2, और ब्रैकेट के बाहर आता है h। ये सब मान हमें चाहिए बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि इन सब वैल्यू को हम पहले फाइंड करेंगे। तो चलिए निकालते हैं 1 बाय 1। मैं यहाँ से स्टार्ट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। सबसे पहले चाहिए हमें l। l का मतलब होता क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अगर माध्यक का क्वेश्चन होता तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक का क्वेश्चन है तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब देखिए मोड कहते हैं बच्चों, हैं जो इंग्लिश पे देख रहे हैं, जो इंग्लिश से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए बहुलक को कहते हैं मोड। मोड फाइंड कर रहे हैं हम डेटा का, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सबसे ज़्यादा बारंबारता देख लीजिए, इसमें कौन है 61। तो ये वाला जो वर्ग अंतराल है ये बन जाएगा बच्चों बहुलक वर्ग। सबसे पहले लिख लीजिए बहुलक वर्ग, क्यों, क्योंकि हमें निकालना है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग हो गया आपके पास 60 to 80। सबसे पहले हमें चाहिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, देखो जो आ रखे हैं आपके पास वेरिएबल किसमें फॉर्मूले में, उन सबको आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है ये, ठीक है ना। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये बहुलक वर्ग है तो निम्न मतलब कम वाली, तो कम वाली लिमिट यानी लोअर लिमिट हो गई इसकी कितनी 60। F1 होता है बच्चों बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये इसे लिख देंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता को दिखाते हैं हम F1 से। तो F1 का मान देखिए कितना आ गया बच्चों 61 आ गया। अब देखो अब वन तो समझ गए ना आप कि जो बहुलक वर्ग होगा उसके बारंबारता को हम F1 करेंगे। तो F0 क्या होगा बच्चों, 1 से पहले क्या आता है 0, तो समझ लेना कि उससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F0 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट चलो लिख देता हूँ यहाँ पे बहुलक, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ चलो बच्चों, है F2 हो जाएगा बहुलक वर्ग, सॉरी F0 हो जाएगा बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F0 लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट ही, देखिए F0 मैं समझा देता हूँ आपको। F0 क्या है, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी आ गई बच्चों 52।
F2 1 के बाद 2 आता है ना, तो समझ जाना कि उसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता है। तो F2 होता है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। यहाँ पे लिख देना आप, ठीक है ना, यहाँ पे सब कि बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और H होती है बहुलक वर्ग की माप। तो माप देखिए कैसे निकालेंगे, बहुलक वर्ग है कितना 60 to 80, तो इसकी माप या चौड़ाई जो भी कह दीजिए आप, इसकी चौड़ाई निकलेगी बच्चों 80 - 60 कर दीजिए, यानी कि 20 इसकी क्या हो गई, विड्थ ऑफ द क्लास हो गई, चौड़ाई हो गई, या आपके ये जो भी इसकी वर्ग माप ही कहते थे इसे, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए बहुलक निकालना है, इन सब वैल्यूज को हम यहाँ पे रख देंगे, तभी मैंने यहाँ पे सब फॉर्मूला लिख दिया था पहले ही। देखिए L निम्न सीमा कितनी है बच्चों 60, तो L की जगह लगाएंगे आप 60। F1 देखिए बच्चों कितना है 61, माइनस F0 देखिए कहाँ है 52, अपॉन 2 इंटू F1 का मान है कितना 61 देखिए, माइनस F0 का मान 52 अभी ऊपर भी रखा था हमने, और यहाँ फॉर्मूला देखते रहिए, माइनस F2 है तो F2 देखिए, इसके बाद यहाँ आइए सीधा 38। मतलब जो जो फॉर्मूले में मान रखने हैं वो हमने पहले ही क्या निकाल दिए हैं, निकाल के रख दिए हैं, इनटू H का मान कितना आया था 20। सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए, ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 61 में से 52 माइनस करेंगे और ये बचेगा कितना 9, और 2 की इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। अच्छा बच्चों देखिए इन दोनों के साइन जो क्या है एक जैसे हैं, तो जिनके साइन एक जैसे होते हैं वो नंबर जुड़ जाते हैं, 8 और 2 10 और 3 और 5 8 और 1 9। देखिए और साइन किसका आएगा, दोनों नंबर कैसे जोड़े हमने भाई, नेगेटिव नंबर जोड़े हैं तो साइन किसका आएगा नेगेटिव। बच्चे यहाँ पे साइन भी चेंज कर दे भाई, जोड़ेंगे। यहाँ पे रूल क्या है बच्चों, अगर सेम साइन होते हैं जुड़ते हैं, लेकिन ये नहीं कि जो अगर सेम साइन जोड़ रहे हैं तो प्लस का आ जाएगा, नहीं, जोड़ना एक जो है क्रिया है आपके पास, और साइन उसका जो है चिन्ह यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो देखिए 60 प्लस 9 अपॉन, इसमें से ये भी माइनस कर लेते हैं, तो 2 और 12 में से 9 गया 3 इंटू 20। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 60 इसके अपॉन में 1 और इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है बच्चों। कोशिश करिए कि इस वाले पार्ट को पूरा ही एक साथ पहले सॉल्व कर लेंगे और फिर उसे जोड़ेंगे बाद में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो पहले देखिए कोई कैंसिल हो रहा है, देखो 4 का भाग देखिए, 4 का भाग 32 में भी जा रहा है, 4 8 32, और 4 का भाग 20 में भी जा रहा है, 4 5 20। अब देखो किसी का भाग भी यहाँ पे किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ना अंश हर किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो जब कैंसिल नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे क्योंकि दोनों अंश में है, 9 पंजे 45 और हर में बचा कितना 8। अभी भी एलसीएम नहीं लेना है, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए आसान तरीका क्या है भाई, 8 से डिवाइड करना आसान है ना 45 को, कोई टफ थोड़ी ना है। तो 8 पंजे 40, कितना बचा बच्चों 5, डेसिमल लगा दो, 0 लगा दो, 8 छंग 48, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, और कितना बचा बच्चों 4 40, और 8 पंजे 40। देखिए अगर साइड में कट रहा हो तो कोई बात नहीं, आप अपने आप भी क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं। 5.625 आ जाएगा बच्चों। तो 60 और 5 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 65.625। ध्यान रखना होल पार्ट से जुड़ेगा, 60 + 5 65.625। इन आंकड़ों का क्या हो गया बच्चों, बहुलक हो गया। तो आपने मोड यानी बहुलक निकालना सीख लिया है, इससे पहले आपने माध्यक निकालना सीख लिया है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों, तो पहले आप इसका फॉर्मूला रखिए, यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन का, और जिस पे भी बेस क्वेश्चन है, और फिर जिस तरह से आप प्रोसेस करेंगे यहाँ से, अगर बहुलक का होगा तो बहुलक की तरह यहाँ पे सारे मान निकाल लेंगे, माध्यक का क्वेश्चन होगा तो माध्यक का मान। कई बार बच्चों यहाँ पे जो मिसिंग नंबर्स भी पूछ लेता है, तो करना आपको इसी तरीके से है। उस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना बारंबारताओं का योग यानी कि सम दे रखा होता है, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाती है और दूसरी इक्वेशन बनती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया उसने p, तो ये सब जुड़ जाएंगे प्लस p, और यहाँ पे टोटल दे रखा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बुक में है। अगर आप कहेंगे, अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर लिख करके भेज दीजिए, कोशिश करूँगा कि मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आपके पास, ठीक है। मीनार के आधार से बच्चों क्या है मीनार, सबसे पहले देखो ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर से क्वेश्चन है। मीनार है तो सबसे पहले हमने मिला दी, मीनार से एक सरल रेखा में कितनी जगह पे 2 पॉइंट हैं, एक 100 मीटर की डिस्टेंस पे है और एक 150 की डिस्टेंस पे है।
दो बिंदुओं से एक पॉइंट मान लीजिए ये है और एक पॉइंट ये वाला है। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण बनते हैं बच्चों जब आप नीचे से ऊपर को देखते हैं। ये है मीनार का शिखर, तो एक एंगल तो ये बन रहा है और एक एंगल बन रहा है इस दूसरे पॉइंट से देखने पे। देखो बच्चों, इस पे फिगर सही बननी चाहिए आपके पास। क्वेश्चन बहुत ही इजी है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के, लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ करके फिगर बनाइए ढंग से। पहले सबसे पहला काम होगा आप इसकी फिगर को ढंग से बनाइए। तो हमने यहाँ पे ले ली बच्चों क्या, मीनार को हम देखिए मीनार के आधार से, ये तो ए बी तो हो गई मीनार, दो पॉइंट हैं, एक 100 मीटर दूरी पे है, यानी कि बी से सी की डिस्टेंस कितनी आ गई 100 मीटर। और एक पॉइंट देखो बच्चों, यहाँ से नहीं, मीनार के बेस से ही, मीनार के आधार से ही 150 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे ये नहीं कि इसे आपने इस पॉइंट को ले लेते हैं क्या, डी, ये मीनार के आधार से है, यानी कि बी से सी तक एक पॉइंट 100 मीटर दूर है और बी से डी तक एक पॉइंट 150 मीटर दूर है। और सिद्ध कीजिए कि आपको बताना है निकाल करके कि इस मीनार की ऊंचाई 50 वर्गमूल 6 मीटर होगी। तो बच्चे यहाँ पे 50 वर्गमूल 6 मीटर नहीं लिखेंगे, ये तो आपको निकाल के दिखाना है कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 वर्गमूल 6 मीटर होगी। तो क्या करें, इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जब ऊंचाई और दूरी यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के क्वेश्चन होंगे तो अगर जो वेरिएबल नहीं पता है, देखो सबसे पहले देखिए दो समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज कौन सा है, कोण समकोण कौन सा है, मीनार जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी बच्चों, 90 डिग्री का बनाएगी कि नहीं बनाएगी, बनाएगी ना। तो देखिए ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री का, तो ये मीनार की ऊंचाई हो गई। एक त्रिभुज हो गया देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी, और एक समकोण त्रिभुज हो गया ए बी डी। एक त्रिभुज और है ए सी डी, लेकिन ये बच्चों समकोण त्रिभुज नहीं है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स यानी कि 2 समकोण त्रिभुजों को आप देख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें देखिए वेरिएबल, इस समकोण त्रिभुज में हमें ऊंचाई नहीं पता है, आधार पता है ना, लंब बटे आधार होता है, tan थीटा का फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा इसका भी देखिए बड़े वाले त्रिभुज में आधार तो पता है, लंब नहीं पता है, तो क्यों ना हम इस पे मीनार की ऊंचाई को क्या मान लें, h मान लें। और देखिए उन्नयन कोण पूरक हैं। अब ये क्या चीज हुआ बच्चों, देखिए पूरक कोण आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में आपने पढ़े होंगे पूरक कोण, जैसे 60 और 30, ये जब इन दो कोणों का योग एक कितना होता है 90 डिग्री हो जाता है, 90 अंश हो जाता है, तो ऐसे कोणों को हम कहते हैं पूरक कोण। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे एंगल दे ही नहीं रखे हैं आपके पास, तो एक कोण को मान लेते हैं हम क्या, थीटा। तो देखिए अगर मान लीजिए एक कोण 60 अंश का है तो दूसरा कोण कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 60, देखो बच्चों 30 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर एक कोण 60 अंश का है तो दूसरा कितने का आएगा, 30 अंश का आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अगर आपको एक कोण पता लग गया थीटा, तो दूसरा कोण क्या होगा बच्चों, 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि योग कितना होता है 90, तो अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, उस कोण को माइनस कर देंगे 90 से, तो दूसरा वाला एंगल आ जाएगा। तो क्या क्या हमने लिया, माना मीनार की ऊंचाई, जो आपने लिया यहाँ पे लिख देंगे, ए बी बराबर h मीटर, तथा और क्या लिया आपने वेरिएबल, एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा लिया आपने, कोई भी कोण ले सकते हैं, अतः एंगल ए डी बी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। चलिए बच्चों एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए, ए बी सी को लेते हैं हम। चलो ट्रायंगल ए बी सी में देखिए ये वाली साइड क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, और ये साइड क्या है, आधार। तो tan का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, लंब ए बी, आधार कौन है बी सी, tan वैल्यू प्लेस कर दीजिए, थीटा की जगह थीटा ही है, एंगल डिग्री डाल देंगे आप, है ना, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ए बी के पहले मान रखा है हमने h, और बी सी दे रखा है कितना 100। देखो कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं है, थीटा है नहीं, h/100 क्या होंगे, सॉल्व नहीं होंगे। अब आ जाइए दूसरे त्रिभुज में ए बी डी में, इसे ऐसे रहने देते हैं, त्रिभुज ए बी डी में क्या आएगा बच्चों, फिर वही आ जाएगा, tan एंगल कितना है 90 माइनस थीटा इक्वल टू लंब क्या है वही ए बी, और आधार कौन है बच्चों बी डी।
देखिए tan 90 माइनस थीटा, ये पूरा कोणों का के प्रयोग से tan जो है 90 माइनस थीटा में चेंज हो जाता है cot थीटा में। ए बी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों एच, थर्ड एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री वाली, पूरा कोणों पे, इस बार शायद सिलेबस में नहीं है वो 10th के। और ये एच यानी कि बी सी की वैल्यू कितनी होगी, बी डी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 150। अब बच्चों देखिए क्या इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। देखिए इस वाली इक्वेशन में क्या है 10 है, इस वाली इक्वेशन में क्या है कॉट। कॉट को हम व्युत्क्रम संबंध से बदल सकते हैं 10 में। कॉट किसका व्युत्क्रम होता है 10 का, तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम 1/10 थीटा, और 10 थीटा की वैल्यू ही निकाल लीजिए यहाँ पे। तो इसका व्युत्क्रम tan थीटा अपॉन 1 tan थीटा हो जाएगा, इक्वल टू इसका भी व्युत्क्रम करना पड़ेगा 150/h। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में भी tan थीटा की वैल्यू, इक्वेशन 2 में भी किसकी वैल्यू tan थीटा की वैल्यू, तो दोनों ही वैल्यू tan थीटा की हैं, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी बच्चों इक्वल। समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 में tan थीटा की वैल्यू है h/100, और समीकरण 2 में tan थीटा की वैल्यू है 150/h। वज्र गुना कर लेते हैं, h की गुना h से h² और 150 की गुना 100 से, तो 2 जीरो और लगा दीजिए 150 के आगे। h का मान देखिए कैसे निकलेगा, वर्गमूल लेने पर, तो इस पक्ष का भी आप वर्गमूल ले लीजिए। अब इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे देखिए, लेकिन मैं इसे क्या कर रहा हूँ बच्चों, देखिए इसे मैं फिर ब्रेक कर दे रहा हूँ 150 × 100 में। ऐसा क्यों बच्चों, देखिए 100 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है 10, खाली हम किसके फैक्टर करेंगे 150 के। 2 7 14 1 2 5 10, 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 6 1 3 15 और 5 5 25 और 5 ही कम 5 5 बन जा 5। तो इसके फैक्टर हो गए कितने 2 × 3 × 5 × 5 × 100 के फैक्टर लिख देता हूँ मैं 10 × 10। देखो स्क्वायर रूट में मेन क्या है बच्चों, पेयर ही तो बनाने हैं, तो चाहे छोटे पेयर बना लीजिए चाहे बड़े। 10 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, एक 10 बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रहेगा वर्गमूल के अंदर। कौन कौन, 2 3 6 वर्गमूल के अंदर आ जाएगा। 10 पंजे 50 और वर्गमूल 6, और यही देखिए हमें सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी 50 वर्गमूल 6 मीटर। लास्ट में लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 50 वर्गमूल 6 मीटर है। तो बच्चों जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने क्या करना है, पहले ढंग से क्वेश्चंस को पढ़ के डायग्राम बना लेना है, और दोनों ट्राइंगल्स में मोस्टली tan थीटा का ही क्या करना है, प्रयोग कर लेना है। एक आंधी वाला पेड़ है, उसमें sin थीटा, आंधी आने से पेड़ जो टूट जाता है वाले क्वेश्चंस में tan थीटा sin थीटा cos थीटा का भी प्रयोग होता है। लेकिन देख लीजिए आप साइड देख करके कि किसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में tan का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC। देखिए इस त्रिभुज का कोण A समकोण है, देखिए एंगल A 90 डिग्री है, ये वाला एंगल, तो इस वाले एंगल को हम ले लेते हैं 90 डिग्री। अब B और C कहीं पे भी लिख दीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप जहाँ पे इच्छा है वहाँ लिख दीजिए। यहाँ भी लिख सकते हैं B को, यहाँ C लिख सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि BL, अच्छा माध्यिकाएं हैं BL, यानी माध्यिका क्या होती है, देखो इस वाली साइड का मिड पॉइंट लिखिए, ये आ गया L, उसे आप शीर्ष B से मिला दीजिए तो वो बन जाएगी आपकी माध्यिका। देखिए ये बन गई आपकी माध्यिका। दूसरी माध्यिका कौन है, CM, तो C ये हो गया, यानी कि इस वाली साइड का मिड पॉइंट लेंगे और C को इसके मिड पॉइंट से मिला देंगे, ये आ गया M वाला पॉइंट। यानी कि ये क्या होगी बच्चों, दोनों माध्यिकाएं होगी। माध्यिका क्या होती है, जो शीर्ष को सम्मुख भुजा के मिड पॉइंट से मिला देगी। यानी कि ये क्या है, इस वाली साइड का मिड पॉइंट है और ये वाली इस वाली साइड का मिड पॉइंट है, और इसका यूज होगा बच्चों, ध्यान रखना जब हम इसे प्रूव करेंगे जरूर इसका मिड पॉइंट का यूज जरूर होगा इसे सिद्ध करने में। क्यों, देखो मिड पॉइंट का मतलब है कि AM भुजा क्या होगी, AB की आधी, और AL भुजा किसकी आधी हो जाएगी, AC की आधी। इसका भी यूज होगा क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको जो सिद्ध करना है उसे ध्यान से देखिए, इन सब में स्क्वायर दिख रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन किसका हो गया, पाइथागोरस थ्योरम का। तो देखिए BL, देखिए यहीं से आपको पता लग जाएगा कि किस वाले ट्रायंगल्स में आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। BL स्क्वायर, देखिए है कोई राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें BL स्क्वायर हो, ये वाला देखिए दिख रहा है ना आपको। तो ये ट्रायंगल का नाम ले लीजिए क्या, BAL में। ट्रायंगल
बी ए एल में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से लिख दीजिए, या पाइथागोरस प्रमेय से लिख देते हैं। देखिए बी एल इस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, अदर टू साइड्स के स्क्वायर, अदर टू साइड्स हो गई कौन कौन, एक हो गई ए बी और एक हो गई ए एल, इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे डाल देंगे रिजल्ट नंबर 1। अब देखिए सी एम, सी एम देखिए बच्चों किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, ये है सी एम, तो ट्रायंगल देखिए कौन सा हुआ, सी ए एम, ट्रायंगल सी ए एम में, ट्रायंगल सी ए एम में ये कर्ण है किसका, इसमें भी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, तो सी एम जो है स्क्वायर है किसका, किसके बराबर होगा, ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। बी सी स्क्वायर भी देख लीजिए, ये किसका है, बी सी, ये कर्ण है त्रिभुज किसका, ए बी सी का, देखिए इस त्रिभुज ए बी सी का कर्ण है ना, तो इसमें भी मैं लगा देता हूँ त्रिभुज बी ए सी कह दीजिए, में पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे आप यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ बी सी का स्क्वायर, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इस एग्जाम में, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसे भी मैंने लिख दिया रिजल्ट नंबर 3। ये क्वेश्चन, इतना तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बच्चों, इतना तो आपने कर देना है। इसमें यहाँ तक आपके फिगर के बाद, इसके बाद 2 मार्क्स हो गए आपके, ठीक है ना, कम से कम। तो यहाँ पे देखिए अब ये क्वेश्चन बताएगा कि इनका करना क्या है। देखो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, बीच में चिन्ह किसका, प्लस का, यानी कि जोड़ना पड़ेगा। तो किस किस को जोड़ना पड़ेगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू, देखो बायां पक्ष बाएं पक्ष से जुड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से। देखो इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इससे जुड़ेगी, और ये वाली राइट हैंड साइड है, ये इससे जुड़ेगी, तो ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बच्चों। देखिए अब हमें आंसर चाहिए ये, तो यहाँ पे देखिए ये जुड़ गया, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर चाहिए मेनली। अब आपको सबको बी सी, अब देखिए कि बी सी स्क्वायर में कैसे क्वेश्चन कन्वर्ट होगा। देखो बी सी स्क्वायर हमें पता है कि ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो इन दोनों को मैं साथ में रख लेता हूँ, ये दोनों मिला के बन जाएंगे किसका स्क्वायर, ये दोनों मिला के बन जाएंगे किसका स्क्वायर, बी सी का। अब बचा आपके पास ए एल स्क्वायर, ए एल और ए एम स्क्वायर को भी हमें कोशिश करनी है कि ये बी सी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने बताया था, देखो ये ए एल, देखो एल पॉइंट ये है और ए एल साइड ये है, यानी कि ए एल साइड किसकी हाफ है, ए सी की, तो ए एल को हम ए सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो बच्चों ए एल वाली भुजा ए सी वाली भुजा की आधी है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं ए एल को ए सी अपॉन 2 का स्क्वायर, सॉरी ए एल था ना, ए एल, हाँ। और ए एम भुजा देखिए, ए एम भुजा देखिए ये मध्य बिंदु है, यानी ए एम भुजा किसकी आधी हो गई, ए बी की, तो ए एम को लिख देते हैं ए बी का आधा, यानी कि ए बी अपॉन 2 का स्क्वायर। देखिए बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसके समीकरण 3 के प्रयोग से हम लिख देंगे इसे बी सी स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ए सी का वर्ग ए सी स्क्वायर और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 4। यहाँ पे देखिए ए बी का स्क्वायर और 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। या तो इन दोनों का ही एलसीएम ले लीजिए या पूरे का ही एलसीएम ले लीजिए, ये तो ऐसे उतार दिया। देखिए या तो पूरे का ही एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम आ जाएगा। इसके हर में 1, तो ये गुना होगा किससे, 4 से। इसके हर में 4, ये गुना होगा 1 से। इसके हर में 4 पहले से ही है, तो ये गुना होगा किससे, 1 से। अब देखिए 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, फिर देखिए ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी सी स्क्वायर के, तो हम देखो 4 बी सी स्क्वायर प्लस इसे भी लिख देंगे किसका, बी सी का स्क्वायर अपॉन 4। इस 4 को मैं ला रहा हूँ इस साइड पे, 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू, और देखिए ये 4 तो चला गया कहाँ, वजुगना से इधर, 4 बी सी स्क्वायर और 1 बी सी स्क्वायर ये है, तो जोड़ के कितना आ जाएगा, 5 बी सी स्क्वायर। और यही तो हमें सिद्ध करना था। देखिए
4bl² प्लस cm² इक्वल टू 5bc²। तो ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, स्क्वायर जिसमें हो। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ऊंचाई इतने वाले लंबवृत्तीय 12 सेंटीमीटर तो व्यास है, तो 12 सेंटीमीटर व्यास है, तो फटाफट से एक लंबवृत्तीय बेलन है, इसे बना देते हैं। और ये क्या किया गया, आइसक्रीम से भरा है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरना है। आपने कोन खाया होगा, देखो आइसक्रीम वाले से, इस तरह के कोन में हमने इसे भरना है। और जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। अब बच्चों देखिए, इसे हमने क्या करना है, कोन में भरना है। ये मैं सिलेंडर बना देता हूँ, बेलन यानी सिलेंडर बन जाएगा आपका। देखिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए बच्चों, 6 मार्क्स में पृष्ठीय क्षेत्रफल में अधिकतर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। व्यास 16 सेंटीमीटर, इसका व्यास दे रखा है बच्चों कितना, 16 सेंटीमीटर। तो व्यास जब दिया हो तो ध्यान रखना बेलन की क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या, रेडियस फाइंड कर लेंगे, त्रिज्या को कहते हैं रेडियस। तो बेलन की त्रिज्या को मैं क्या मान लेता हूं, देखिए अब यहाँ पे देखिए इसकी भी त्रिज्या होगी और इसकी शंकु की भी त्रिज्या होगी। तो इसकी त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ कैपिटल R ले लेता हूँ, चलो ठीक है। 2 त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या को आधा कर लीजिए, कितना, 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई आ गई इसकी 15 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई ले लेते हैं, बेलन की ऊंचाई, तो इसे कैपिटल एस से दिखा देते हैं, ध्यान रखिए। तो ऊंचाई को क्या है, क्योंकि ऊंचाई यहाँ पे भी होगी बच्चों, एक भाई शंकु की भी तो ऊंचाई होती है। तो एक ऊंचाई ये हो गई, एक ऊंचाई ये हो गई, तो कौन सी ऊंचाई है, दोनों में आप कंफ्यूज जाएंगे। तो मैंने इसकी ऊंचाई ले ली, बेलन की ऊंचाई को ले लिया कितना सेंटीमीटर, कैपिटल एच ले लिया 15 सेंटीमीटर। आइसक्रीम से भरा हुआ है, इस बर्तन के अंदर बच्चों आइसक्रीम भरी हुई है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और व्यास 6 सेंटीमीटर, इसका व्यास है 6 सेंटीमीटर। तो मैं फिलहाल 3 सेंटीमीटर लिख देता हूँ कि कोन में शंकु में भरा जाना है। शंकु कहते हैं कोन जिसका ऊपरी सिरा, अब ऐसे ही नहीं, इसका जो टॉप है ऐसे भरनी है, अर्धगोलाकार होगा। इस तरीके से आइसक्रीम भरनी है आपको, कोन में देखी भी होगी आपने, ऐसी भरते हैं, ठीक है ना। तो इस वाले में से उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी कोन्स कैन बी फिल्ड फ्रॉम दिस आइसक्रीम, ठीक है ना। जो आपके पास इस बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम है, इससे इसके ऐसे कितने कोन भरे जा सकते हैं। तो बताइए बच्चों, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पे बेस्ड होते हैं या आयतन पे बेस्ड होते हैं। तो जब कोई क्वांटिटी इसके अंदर रखी हुई है तो इसका मतलब ये आयतन पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसका भी आयतन निकाल लेंगे और इसका भी आयतन निकाल लेंगे। आयतन बराबर नहीं होंगे। देखो पहले मैंने क्वेश्चन बताया था, जब एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाते हैं तो आयतन बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, इसकी आइसक्रीम को इनमें भर रहे हैं, तो ये एक में नहीं भर रहे हैं भाई, इसकी आइसक्रीम तो ज्यादा कोन में भरेंगे ना। तो यहाँ पे इसका आयतन इसके बराबर नहीं होगा। इसका आयतन जितने कोन में भरेगा, मान लीजिए 4 है या 5 है, वो जितने कोण में भरेगा उसके बराबर होगा। तो आयतन बराबर आयतन नहीं करेंगे। अभी मैं बताता हूँ क्या करेंगे। देखिए पहले मैं निकाल देता हूँ बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन। बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन, देखिए बेलन का सूत्र होता है पाई, और रेडियस ले रखा है हमने बड़ा R स्क्वायर, और ऊंचाई ले रखी है h। तो पाई की वैल्यू क्या रखें, नहीं रखेंगे। क्यों, देखो बच्चों, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, देखो इसमें भी पाई होगा फॉर्मूले में, इसके फॉर्मूले में भी पाई होगा, तो पाई से पाई जनरली कैंसिल हो जाता है। और नहीं भी होगा तो इसकी वैल्यू हम लास्ट में भी रख सकते हैं। इसकी देखिए त्रिज्या कितनी है, इसकी 6 सेंटीमीटर। तो मैं त्रिज्या रख देता हूँ कितना, 6 × 6, और ऊंचाई कितनी है इसकी 15 सेंटीमीटर। इकाई में लास्ट में रख देता हूँ। देखो गुना कर लेते हैं, 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90, और 90 × 6 = 9 × 6 = 54। देखो आप अलग से गुना कर लीजिए अगर आपको डायरेक्ट नहीं हो पा रही है। इतने सेंटीमीटर क्यूब इसमें आयतन है, तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे बच्चों। 15 × 6 = 90, और 90 का मतलब 9 की गुना मैंने 6 में की 54, और 0 का 0। तो इस तरह से आप जिसमें 0 आ रही है उस संख्या को पहले गुना कर लीजिए। 15 × 6 = 90, 6 × 36 नहीं किया मैंने, क्यों, 36 को फिर आपको 15 से गुना करना पड़ता।
तो 540 सेंटीमीटर क्यूब इसमें आइसक्रीम का आयतन आ गया। अब हमें भरना है किसमें, कोन में, यानी शंकु में आइसक्रीम का आयतन, शंकु में आइसक्रीम का आयतन कितना आइसक्रीम आएगी इसके इनसाइड में, यानी इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई। कोन के अंदर जब आइसक्रीम फिल करेंगे उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कोन का, यही होता है जो किसका होता है, बेलन का यानी सिलेंडर का। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है 1/3। प्रैक्टिकल में आपने सीखा होगा कि 3 बार अगर हम फिल करते हैं तो ये फिल हो जाता है कौन, अगर इसकी हाइट भी सेम है, इसकी हाइट भी सेम है और इसका जो रेडियस सेम है, इसका रेडियस सेम है, तो 3 बार भरने से ये जो है सिलेंडर पूरा भर जाता है। तो इसका आयतन 1/3 होगा, ठीक है ना, 1/3। अब वैल्यू रख लीजिए 1/3, पाई की वैल्यू रखनी नहीं है। और रेडियस देखिए, इसका रेडियस कितना है ये हमने निकाला नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे आप निकाल देंगे। शंकु की त्रिज्या यहाँ पे, ठीक है ना, तो कितना है यहाँ पे, व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ फिगर में डायरेक्ट दिखा दी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 × 3, और शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई कितनी है बच्चों 12 सेंटीमीटर। क्या सही हो रहा है, नहीं। इसके ऊपर अर्धगोलाकार भाग भी तो है बच्चों, अर्धगोलाकार भाग में भी तो आइसक्रीम आएगी। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। देखो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, प्लस 2/3 पाई को पाई रहने दीजिए, और रेडियस कितना है वही है सेम, क्यूब है तो 3 × 3 × 3। इसे आप पहले कॉमन भी कर सकते थे तो ज़्यादा ईजी हो जाता, कोई बात नहीं, मैं अब कॉमन कर देता हूँ। 1/3 दोनों में है, देखो इसमें भी है 1/3, इसके हर में भी 3 है, पाई दोनों में है, पाई कॉमन कर लिया, 3 × 3 3 × 3 इन दोनों में है। और अब बचा कितना, यहाँ पे बचा कितना, ये भी बाहर आ गया, ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया। यहाँ पे बचा कितना बच्चों 12, प्लस यहाँ पे देखो 1/3 कॉमन हुआ है, ऊपर 2 बचा हुआ है, पाई कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, एक 3 बचा है, तो गुना लगा देंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहाँ बचा 3 पाई गुना, और ये मैं सीधा कर दूँ, 2 3 6, और 6 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18, 18 3 54 पाई आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर इससे ज़्यादा अच्छा था कि यहाँ पे अगर फॉर्मूला ही कॉमन कर लेते, 1/3 पाई और r² कॉमन कर लेते, तो यहाँ पे बचता h प्लस 2 बच जाता और r बच जाता, फिर आप वैल्यू प्लेस करते तो यही आती, ऐसे आती वैल्यू डायरेक्ट, ये वाला स्टेप आपका बच जाता, ठीक है ना। अब देखिए अब कितने शंकु भरे जाएंगे, देखिए अब ये आया, इसमें कितनी आइसक्रीम आएगी, शंकु में आइसक्रीम का आयतन, और ये किस में है बेलन में आइसक्रीम का आयतन। देखिए और हमें निकालनी है शंकुओं की संख्या। तो बच्चों जब भी संख्या का नंबर आएगा इसमें क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना जो बड़ा वाला वॉल्यूम है इस वाले वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए शंकुओं की संख्या यानी भरे जा सकने वाले, पूरा लिख देंगे, यहाँ पे जगह कम है, शंकुओं की संख्या, भरे जा सकने वाले शंकुओं की संख्या। तो क्या लिखेंगे, बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन। बच्चों यहाँ पे कैंसिल कई बार कट जाता है, ध्यान रखेंगे, मैं बोल भी रहा हूँ, बर्तन में आइसक्रीम का आयतन, अगर कट रहा है तो आप समझ जाना, आइसक्रीम का आयतन यहाँ पे दिखाई नहीं देता लिखते हुए ना, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा शंकुआकार बर्तन में शंकु में आइसक्रीम का आयतन, शंकु में आइसक्रीम का आयतन, ठीक है बच्चों। अब देखो बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन कितना है 450 पाई, और यहाँ पे एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन कितना है 450 पाई, पाई से पाई कैंसिल है, देखो 54 से 54 कट जाएगा एक बार, और 0 का 0, तो भरे जा सकने वाले यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, अतः भरे जा सकने वाले शंकुओं की संख्या कितनी होगी बच्चों, 10 शंकु भरेंगे, इस तरह के 10 शंकुओं में ये आइसक्रीम भरेगी, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए, आपके एग्जाम आने वाले हैं, और क्वेश्चंस को सबको सॉल्व करिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।